ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फाइटोक्रोम की बात कर रहे थे। फाइटोक्रोम में हमने उसकी हिस्ट्री, स्ट्रक्चर और टाइप्स, साथ में फ्लुएंस, किस फ्लुएंस रेट पर फाइटोक्रोम वर्क करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से ये काम करते हैं, कौन से सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे CSIR के। तो चलिए, जब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे आपको फाइटोक्रोम के बारे में बताया था कि फाइटोक्रोम क्या होते हैं। फाइटोक्रोम एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि रेड और फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं। और ये क्रोमोप्रोटीन होते हैं क्योंकि इन फाइटोक्रोम का अपना खुद का भी कलर होता है और साथ में ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, रेड एंड फार रेड लाइट। और फाइटोक्रोम एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि फोटो रिवर्सिबिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक फॉर्म में ये रहते हैं, मींस कि किसी पर्टिकुलर लाइट पर एक फॉर्म में रहेंगे, और फिर अगर रेड लाइट सपोज पड़ती है तो ये PFR फॉर्म में रहते हैं, और अगर फार रेड लाइट पड़ती है तो ये PR फॉर्म में रहते हैं। तो ये दो फॉर्म में मींस कि ये रह सकते हैं। जैसे कि PR फॉर्म क्या है, PR का मतलब क्या है, PR मींस कि रेड लाइट सेंसिटिव, इसका मतलब कि रेड लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, और फिर ये चेंज हो जाते हैं PFR फॉर्म में जो कि है फार रेड लाइट सेंसिटिव फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो PR फॉर्म होती है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, और जो PFR फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा हमने बताया था कि PR फॉर्म जो होती है वो 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, और ये जो PR फॉर्म मीन्स की फाइटोक्रोम की जो PR फॉर्म होती है वो ब्लू कलर की प्रोटीन होती है, इसीलिए इसको क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है। क्योंकि PR फॉर्म क्या क्या कर सकता है, वेवलेंथ की इंटेंसिटी को सेंस कर सकता है, ड्यूरेशन को, पीरियोडिसिटी को सेंस कर सकता है, तो इसलिए PR को सेंसरी कहा गया है, सेंसरी फॉर्म कहा गया है। और दूसरी जो फॉर्म होती है जो PFR, ये कब चेंज होती है, जब PR फॉर्म, फाइटोक्रोम का जो PR फॉर्म होता है, जब वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, डे टाइम में फास्ट एब्जॉर्ब करता है, तो इसके बाद वो क्या करता है, और कितनी वेवलेंथ को, 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो कि रेड लाइट की वेवलेंथ है, उसको एब्जॉर्ब करता है, तो एक्टिव फॉर्म में आता है PFR फॉर्म में। और इस तरह से फिर ये परफॉर्म करता है बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, डिट्यूलेशन, जीन एक्सप्रेशन, बहुत सारे करता है जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये जो एक्टिव फॉर्म होता है ये फर्दर चेंज हो सकता है इनएक्टिव फॉर्म में, जब डे टाइम एंड हुआ, नाइट टाइम शुरू होता है, तो उस समय ये PFR फॉर्म फार रेड लाइट 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये चेंज हो जाता है PR फॉर्म में जो कि इनएक्टिव फॉर्म है। तो क्योंकि इससे सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एक्टिव फॉर्म से, तो इसलिए इसको रेगुलेटरी फॉर्म कहा जाता है, और ये सेंसरी फॉर्म क्योंकि सेंस करती है। और ये प्रोसेस होता है स्लो, डार्क में होता है एक तो, क्योंकि फार रेड लाइट का प्रोसेस है, फार रेड लाइट ये एब्जॉर्ब करता है PFR फॉर्म, तो ये डार्क में भी होता है। और इसका जो रिवर्जन मींस, रिवर्जन का मतलब कि PR से जो PFR में चेंज हुआ, अब PFR से फर्दर PR में चेंज हो रहा है, तो जो ये रिवर्जन है ये स्लो होता है। तो ये प्रोसेस स्लो होता है और ये प्रोसेस फास्ट होता है। तो हम लोगों ने ये फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ा था कि फाइटोक्रोम रेड और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल हैं, जो कि फाइटोक्रोम दो फॉर्म में रह सकते हैं, PR फॉर्म में, PFR फॉर्म में। PR फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होता है और PFR फॉर्म एक्टिव फॉर्म होता है। तो अब हम लोग इसके सिग्नल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो ऐसा माना गया है कि इसके सिग्नल ट्रांजैक्शन में, जो फाइटोक्रोम का सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है, उसमें मल्टीपल सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे चलते हैं। क्योंकि हमने उस दिन आपको बताया था कि जो फाइटोक्रोम होते हैं वो एक्ट एज अ काइनेजेस की तरह काम करते हैं, मींस कि वो एक काइनेजेस ही होते हैं। वो अपने आप को भी फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं, मींस ऑटो फॉस्फोराइलेशन करते हैं, और अदर प्रोटीन को भी फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो मल्टीपल सिग्नल ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसके किसके थ्रू होते हैं, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन, मींस कि काइनेजेस हैं तो फॉस्फोराइलेशन करेंगे। G प्रोटीन और कैल्शियम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपको पता है कि कैल्शियम कैम प्रोटीन होती है, कैम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन, तो उससे रिलेटेड प्रोटीन होती है। इसके बाद कुछ साइक्लिक GMP सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से इसके सिग्नलिंग पाथवे में इस तरह के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से देख लेते हैं। तो पहली बात कि अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, तो पहले तो आपको इस पाथवे में, जब फाइटोक्रोम इंड्यूसिंग मींस की फाइटोक्रोम जब एक्टिव फॉर्म में PFR फॉर्म में होता है,
तो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कराता है, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कराता है। तो इसमें और नाइट टाइम में जब पीआर फॉर्म होगा तो पीआर फॉर्म में बायोलॉजिकल फंक्शन वही नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीजें डे टाइम में होती, कुछ और नाइट टाइम में मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है ना। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब कि बायोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि फ्लावरिंग वगैरह है तो ज्यादातर मैक्सिमम प्लांट में डे टाइम में होता है, ठीक। तो इसमें ऐसा, क्योंकि पाथवे तो सेम प्लांट में है, तो कुछ उसमें ऐसे नेगेटिव रेगुलेटर होंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, है ना। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट में जो भी मॉर्फोलॉजी डेवलप होती है उसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो कुछ ऐसे रेगुलेटर होते हैं जो कि नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, और कुछ ऐसे रेगुलेटर होते हैं जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस में। तो नेगेटिव रेगुलेटर यहां पे फाइटोक्रोम के केस में कौन कौन से नेगेटिव रेगुलेटर हैं? तो एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है COP1 और दूसरा होता है PIF3, ठीक है। COP1 का नाम है कॉन्स्टिट्यूटिव ये मॉर्फो लिखा है, मॉर्फोजेनेसिस 1, ठीक है, COP1 का नाम है। और इसके बाद अगर हम लोग PIF3 का नाम देखें तो फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3 है, ठीक। अब इसके बाद यहां पे, ठीक है, यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1। एक्चुअली में ये क्या है, ये नेगेटिव रेगुलेटर है, लेकिन इसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1। क्यों ऐसा इसका नाम रखा गया? क्योंकि जब इसको म्यूटेट कर दिया गया होगा तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि कंटिन्यूअस फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रही होगी। इस नाम पे मींस कि इसका जस्ट ये काम तो नेगेटिव कर रहा है, मींस कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस को नहीं होने दे रहा है, लेकिन इसका नाम जस्ट अपोजिट कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनेसिस 1। इसका मतलब ये कि जब इसका म्यूटेशन किया गया होगा तो उस समय प्लांट लगातार फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो कर रहा होगा, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, ठीक है, इन्वॉल्व इन टारगेटिंग प्रोटीन फॉर 26 प्रोटियासोम डिग्रेडेशन। ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है ना। यूबिक्विटिनाइलेशन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वहां पे कुछ ऐसे टैगिंग कर दी जाती है, जिस प्रोटीन को डिग्रेड किया जाता है उसको टैग कर दिया जाता है, टैग करने के बाद उसको 26S प्रोटियासोम से डिग्रेड कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि किसी पर्टिकुलर ऐसी टारगेट प्रोटीन पर को डिग्रेड करवा देता है, यूबिक्विटिनाइलेशन के थ्रू डिग्रेड करा देता है, जो कि एक्चुअली में फोटोमॉर्फोजेनेसिस करने वाली थी, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोटीन थी जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस करने वाली थी। उन प्रोटीन को क्या करता है, COP1 डिग्रेड करवा देता है 26S प्रोटियासोम के थ्रू। तो फिर क्या होगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करने वाले प्रोटीन हैं उनको क्या कर दिया गया, डिग्रेड करा दिया गया, ठीक। तो COP1, क्योंकि COP1, अब जैसे आपको ये समझना है कि भाई नाइट में तो ऐसा फंक्शन नहीं होता है, तो ये COP1 क्या होता होगा, COP1 डार्क टाइम में फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहिबिट कराता होगा, क्योंकि डार्क में तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं हो सकती है। तो डार्क में फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होती, उसके लिए कौन एक्ट करता है, तो COP1 एक्ट करता है, ठीक। तो इसे, और डे टाइम में अगर ये एक्टिव रहे तो क्या हो जाएगा, डे टाइम में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती है, तो इसलिए वहां पे इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। कैसे, अभी हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो फाइटोक्रोम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो नेगेटिव रेगुलेटर हैं, एक है COP1, दूसरा है फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3। ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3 क्या है, ये एक आपने प्रोटीन में पढ़ा होगा, बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स करके एक प्रोटीन होती है, हेलिक्स लूप हेलिक्स, है ना। प्रोटीन में स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। ये रिप्रेस करती है ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग विद प्रमोटर रीजन ऑफ रेस्पॉन्सिव जीन। जो लाइट रेस्पॉन्सिव जीन है, जिसकी वजह से सपोज कि कोई प्लांट में फंक्शन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, उन जीन पर ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3 जाके बाइंड कर लेता है। तो क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव रेगुलेटर हो गया फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए। पॉजिटिव रेगुलेटर कौन कौन सी होते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए? एक तो इटसेल्फ, क्योंकि हम लोग फाइटोक्रोम पढ़ रहे हैं तो फाइटोक्रोम तो होगा ही फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, लेकिन इसका कौन सा फॉर्म होगा, PFR, एक्टिव फॉर्म, ठीक है।
फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए एक्टिव फॉर्म जो पीएफआर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है HY5 जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराता है लाइट रिस्पॉन्सिव जीन का। तो जैसे यहां पे हमने लिखा ना टारगेट प्रोटीन, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को इनिबिट करना, तो जैसे कोप1 इस प्रोटीन को इनिबिट कर दे, ये पॉजिटिव रेगुलेटर है, ये नेगेटिव रेगुलेटर है, तो ये जो नेगेटिव रेगुलेटर है इस पॉजिटिव रेगुलेटर को अगर इनिबिट कर दे तो क्या होगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगी। अभी हम लोग यही आगे देखेंगे। तो ये HY5 क्या है, फाइटोक्रोम तो आप लोग इतना डिटेल में जान ही चुके हैं। HY5 क्या है, HY5 अ मास्टर रेगुलेटर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए ये मास्टर रेगुलेटरी जीन होता है जो कि HY5 प्रोटीन बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाता है, और डार्क में HY5 को डिग्रेड करा दिया जाता है क्योंकि HY5 फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर है। तो जब डे टाइम में लाइट मिलेगी तो उस समय तो ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराए, लेकिन नाइट टाइम में ये HY5 क्या करता होगा, HY5 को नाइट टाइम में डिग्रेड करा दिया जाता है 26S प्रोटियाजोम के थ्रू, और उसमें हेल्प करते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स कोप डेट फर्स्ट, मतलब कि 26S प्रोटियाजोम के थ्रू HY5 को डिग्रेड कराया जाता है विद असिस्टेंस ऑफ कोप डेट फर्स्ट। ये 3 मींस मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रोटियाजोम के थ्रू डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो अभी आपने क्या समझा कि फाइटोक्रोम के मैकेनिज्म में जब हम लोग अभी पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो उसमें कुछ नेगेटिव रेगुलेटर है, कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर। नेगेटिव रेगुलेटर कौन सा है, कोप1 और PIF3, और पॉजिटिव रेगुलेटर कौन से, फाइटोक्रोम और HY5। ठीक, अब हम लोग तो अब दूसरा चीज क्या है कि जैसा हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो फाइटोक्रोम होते हैं वो फाइटोक्रोम क्या है, फाइटोक्रोम आर काइनेजेस। ठीक है, काइनेज की तरह काम करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था कि एक इसका N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पे काइनेज डोमेन होता है जो कि जो रेगुलेटरी एंड पे होता है। ठीक है, जो C टर्मिनल डोमेन है, C टर्मिनल डोमेन में एक काइनेज डोमेन होता है। काइनेज डोमेन कैसा होता है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस होते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, ये पहले तो अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेट करते हैं। ठीक है, ये ऑटोफॉस्फोराइलेट कर देते हैं यहां पे ही इटसेल्फ, और इसके बाद फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। जब ऑटोफॉस्फोराइलेशन इनका हो जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। जब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं तो इसका जो ये डोमेन है ये और मींस की मॉलिक्यूल, जैसे कि कोई एक्स मॉलिक्यूल है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा, तो ये फॉस्फोराइलेट होगा फर्दर किसी और मॉलिक्यूल को, ऐसे एक्टिव हो जाएगा और सिग्नल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि फाइटोक्रोम क्या है, फाइटोक्रोम वर्क एज अ काइनेजेस। कैसे काइनेज है, क्योंकि इनकी रेगुलेटरी सब यूनिट पर सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस पाए जाते हैं। ये सीरीन थ्रियोनिन काइनेज ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं सीरीन रेजिड्यू पे। हमने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर में बताया कहां पे सीरीन रेजिड्यू होता है। सीरीन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर सकते हैं ऑटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और जब ये ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आता है, तो ये अदर मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट करता है, और इस तरह से फिर ट्रांसक्रिप्शन मींस पर्टिकुलर, अब ये सपोज फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल है तो ये फर्दर मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करके या ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, तो इस तरह से ये सिग्नल ट्रांजैक्शन शुरू कराते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसकी मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि कैसे करता है फाइटोक्रोम, किस तरह से चीजें परफॉर्म कर रहा है। ये मोड ऑफ एक्शन है, फाइटोक्रोम सिग्नलिंग यहाँ पे है। किस तरह से ये करता है ये हमें देखना है। जैसा कि आपको पता है कि जो PR फॉर्म होता है, तो ये क्या है, ये PR फॉर्म है। ठीक है, फाइटोक्रोम B क्योंकि डोमिनेंट होता है, सबसे प्रीडोमिनेंटली फाइटोक्रोम B पाया जाता है, तो हम लोग उसी की सिग्नलिंग अभी देख रहे हैं। तो फाइटोक्रोम B PR फॉर्म में, ठीक है, PR फॉर्म में सिंथेसाइज होता है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, और वहां पे ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि ये PR फॉर्म में है। ठीक है, फाइटोक्रोम जब PR फॉर्म में होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है। इसके बाद जैसे ही इस पर रेड लाइट पड़ती है, ठीक है, डे टाइम में क्या हुआ, रेड लाइट पड़ी, रेड लाइट कितना 660 नैनोमीटर, ठीक है, 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ पड़ी, लाइट पड़ी, तो ये किसमें चेंज होगी, PFR फॉर्म में। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। जैसे ही PR फॉर्म PFR फॉर्म में चेंज हुआ, जैसे ही PR फॉर्म PFR फॉर्म में चेंज हुआ, किसके थ्रू, रेड लाइट के थ्रू, तो ये क्या करता है, ये मूव करता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर इसने मूव किया। जब ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है तो यहां पे देखिए, यहां पे एक आपको जीन दिख रहा है, इस जीन में कुछ आपको सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, G बॉक्स एक दिख रहा है, टाटा बॉक्स दिख रहा है, एक मिव जीन दिख रहा है। मींस की ये हमने मींस की जीन में ही ये सीक्वेंसेस हैं पर्टिकुलर, एक G बॉक्स का सीक्वेंस है, एक टाटा बॉक्स है और एक मिव है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप ये टाटा बॉक्स पढ़ते होंगे।
अब क्या होता है कि यहां पे जब जो जी बॉक्स होता है, जो इस जीन का जी बॉक्स होता है, इस जी बॉक्स से दो मॉलिक्यूल आके जुड़े होते हैं। उन मॉलिक्यूल का नाम क्या है? फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 2 मींस डाइमर के फॉर्म में ये जी बॉक्स पर जुड़े हैं, फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3। और हमने क्या बताया था कि फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर क्या है? नेगेटिव रेगुलेटर है। तो जब ये फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर यहां पे बाइंड किए रहते हैं, तो जो ये टाटा बॉक्स है यहां पे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मींस कि इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, मिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बाइंड कर पाएगा, क्यों? क्योंकि जी बॉक्स पर एक तरीके से ये फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर क्या रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, ये यहां पे बाइंड करके रखा है। लेकिन ऐसा ऑलरेडी है जब अभी फाइटोक्रोम इनएक्टिव फॉर्म में, जब फाइटोक्रोम इनएक्टिव फॉर्म में है तो जीन के जी बॉक्स पर फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर ने बाइंड करके रखा है, जिससे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड नहीं कर पा रहा है टाटा बॉक्स पर, और मिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही फाइटोक्रोम एक्टिव फॉर्म में आया, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री किया, इसने क्या किया? फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर से क्या कर लिया? बाइंड कर लिया, और इसको बाइंड करके यहां से हटा दिया। जैसे ही इससे बाइंड करता है तो ये जो रिप्रेशन था ये खत्म हो गया। जब ये रिप्रेशन खत्म हो गया तो टाटा बॉक्स से प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आके बाइंड कर लेता है और मिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है। जब मिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, मिव जीन फिर ट्रांसक्राइब करके साइटोप्लाज्म में जाता है और फिर मिव बी प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन फर्दर अंदर आता है। ये जो मिव बी प्रोटीन है ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करती है। किस जीन के लिए? LSCB जीन के लिए, LSCB जीन के लिए, ठीक है। LSCB जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करती है। और इसके बाद फिर क्या होता है? तो ये मिव जीन यहां पे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करके फिर ये LSC जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराने लगती है। और LSC जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है तो ये एक्चुअली में मींस लाइट, जैसे LSCB का बात करें तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स AB बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि किसके थ्रू एक्टिव हो रहा है? मिव जीन, मिव प्रोटीन के थ्रू एक्टिव हो रहा है। तो ये सब जीन क्या होते हैं कि डे टाइम में एक्टिव होते हैं, तभी बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं डे वाले, ठीक है। तो अभी आपको फिर से समझ लेना है इसकी जो मींस सिग्नलिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि फाइटोक्रोम जो PR फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म में कब आता है? जब रेड लाइट पड़ती है तो PFR फॉर्म में आता है। ये PFR फॉर्म जैसे ही एक्टिव हुआ ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेता है। न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेने के बाद फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर से बाइंड करता है, जो कि एक रिप्रेसर की तरह काम कर रहे थे जी बॉक्स पर। ये बाइंड करते हैं और इस तरह से फिर यहाँ पे क्या होता है कि इनका रिप्रेशन खत्म होता है और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे टाटा बॉक्स पे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन शुरू कराते हैं। मिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। मिव जीन मिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। किसके लिए? LSCB जीन के लिए। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन LSCB जीन का होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है upon addition of pre-initiation complex the transcription of MIV gene including CCA और LHY is activated। तो MIV जीन मींस की जो ये आपको LSCB जीन दिख रहा है, एक्चुअली में ये सब क्या है अभी हम आगे बताएंगे। CCA1 जीन और LHY जीन ये सब क्या होते हैं? ये डे टाइम में एक्टिवेटेड जीन है, जो कि आगे चल के बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो डे टाइम रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से CCA1 को कहा जाता है सर्केडियम, ये जो CCA1 लिखा है इसको कहा जाता है सर्केडियम क्लॉक एसोसिएटेड 1 जीन, और LHY को कहा जाता है लेट इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल जीन। लेकिन आपको इनके नाम से मतलब नहीं है, आपको इनका फंक्शन पता होना चाहिए। तो ये जीन क्या होते हैं? ये जीन डे टाइम में एक्टिव रहते हैं, तब फिर क्या कहते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन डे वाले परफॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से फाइटोक्रोम ने क्या किया? ये मींस इसको एक्टिव कर दिया, ठीक है, डे टाइम वाले जीन को। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे हम जो हमने भी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3 क्या है? ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग विद प्रमोटर रीजन ऑफ मींस की क्या करता है? रिप्रेस कर देता है किसको? ऐसे जीन को प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर रहा है ना, क्योंकि जी बॉक्स पर बाइंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? जी बॉक्स पर बाइंड करके, जी बॉक्स पे बाइंड करके प्रमोटर रीजन पे बाइंड करके क्या कर रहा है? टाटा बॉक्स में प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को नहीं लगने दे रहा है। तो क्या हो जा रहा है कि बाइंडिंग प्रमोटर रीजन ऑफ रिस्पॉन्सिव जीन, जो लाइट रिस्पॉन्सिव जीन थे उनको एक्टिव होने नहीं दे रहा है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपने देखा उसका काम क्या? ट्रांसक्रिप्शन कराना। LSCB जीन क्या है? LSCB जीन जैसा हमने बताया कि लाइट मींस डे टाइम वाले जीन है, तो ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग क्लोरोफिल AB बाइंडिंग प्रोटीन
जो कि फोटोसिस्टम 2 में पाया जाता है, और ये किसके थ्रू रेगुलेटेड होता है? सर्केडियम रिदम और फाइटोक्रोम के थ्रू। इसीलिए यहाँ पे फाइटोक्रोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी, तो क्या हो रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग जो जीन है वो कब एक्टिव होंगे? तो फाइटोक्रोम की वजह से ही एक्टिव हो रहे हैं और सर्केडियम रिदम की वजह से। अभी हम लोग आगे सर्केडियम रिदम भी पढ़ेंगे। In dark, accumulation of phytochrome interacting factor 3 in nucleus, no photomorphogenesis. In light, PFR promote the phosphorylation of PIF and degradation via 26S प्रोटियासोम प्रमोट द फोटोमॉर्फोजेनेसिस। मतलब कि जब डार्क की कंडीशन है, डार्क में क्या होता है? डार्क में फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। जब डार्क है तो डार्क में PIF3 जो कि एक क्या है? रिप्रेसर है, ठीक है। डार्क में ये एक्यूमुलेट हो जाएगा तो लाइट रेगुलेटेड जीन को एक्टिव नहीं होने देगा, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस लाइट में नहीं होगी, ठीक। जब लाइट है, मतलब कि जब डे टाइम है, तो क्योंकि PR से किस में चेंज हो जाएगा? PFR में चेंज हो जाएगा। और ये PFR क्या करता है कि फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर को फॉस्फोराइलेट करके, जैसा हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ये हटा दे रहा है ना, इसको फॉस्फोराइलेट करके, क्योंकि फाइटोक्रोम क्या है? काइनेजेस है, तो ये काइनेजेस क्या करते हैं? इसको फॉस्फोराइलेट कर देते हैं और फिर आगे चल के ये डिग्रेड हो जाता है। तो इसलिए फिर ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे टाटा बॉक्स पे आराम से लग के ये ट्रांसक्रिप्शन करा पाता है। तो फॉस्फोराइलेशन फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3 का कौन करता है? PFR करके उसको 26S प्रोटियासोम से डिग्रेड करा देता है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस होने लगती है, क्योंकि लाइट रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाते हैं। ये देखिए LSTB जीन के बारे में लिखा है, आप यहाँ पे इसका और डिटेल पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद तो ये तो हमने बताया, एक तो फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल जो नेगेटिव रिप्रेसर है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, उसके थ्रू मैकेनिज्म होता है। और एक और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जैसा हमने बताया, नेगेटिव रेगुलेटर कौन होता है? COP1 होता है, ठीक है। नेगेटिव रेगुलेटर कौन होता है? COP1। तो COP1 के थ्रू क्या होता है, ठीक है। एक तो फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, जैसे अभी हम लोग इस डायग्राम में भी देखेंगे कि जैसे सपोज कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डार्क टाइम है, ठीक है, ये डार्क के टाइम है, तो डार्क के टाइम में नो फोटोमॉर्फोजेनेसिस, और लाइट के टाइम में क्या होती है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस चलेगी, ठीक होगा। तो अब नाइट के टाइम में क्या होता है? क्योंकि प्लांट के अंदर जीन तो वही सब है, तो फिर क्या ऐसी मैकेनिज्म होती है कि नाइट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं हो रही है, लेकिन लाइट में डे टाइम में फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रही है। जीन तो सारे पाए जाएंगे या प्रोटीन तो वो सारी पाई जाएंगी, तो किस तरह से कौन किस प्रोटीन को रेगुलेट करता है? तो यहां पे देखिए, जब डार्क का टाइम है तो डार्क के टाइम में फाइटोक्रोम तो PR फॉर्म में ही रहेगा, एक्टिव फॉर्म में तो है नहीं, तो ये किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। फाइटोक्रोम किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक COP1 मॉलिक्यूल होता है। COP1 हमने आपको ऑलरेडी बताया, COP1 क्या है? COP1 क्या है? नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। COP1 क्या है? नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो ये क्या करता है कि जब डार्क का टाइम होता है तो COP1, क्योंकि नेगेटिव रेगुलेटर है फोटोमॉर्फोजेनेसिस का, और ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HY5 से बाइंड करता है। और HY5 क्या था? HY5 पॉजिटिव रेगुलेटर था। ये क्या करता था? ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस को कराता था। लेकिन जब डार्क का टाइम है तो COP1 न्यूक्लियस के अंदर आया, और आने के बाद एक मॉलिक्यूल होता है SPA1, ठीक है। SPA1 से बाइंड करता है और COP1 की एक्टिविटी बढ़ जाती है। COP1 की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बढ़ के ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? HY5 से बाइंड कर लेता है। और COP1 क्या था? E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। ये क्या करता है कि 26S प्रोटियासोम के थ्रू इस HY5 को डिग्रेड करा देता है। COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स क्या करता है? HY5 को डिग्रेड करा देता है 26S प्रोटियासोम के थ्रू, और जिसमें हेल्प करते हैं कुछ और भी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि COP det फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये जो HY5 है ये डिग्रेड हो गया, ठीक है। HY5 डिग्रेड हो गया, और HY5 एक्चुअली में करता क्या था? HY5 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था जो कि लाइट रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिव करता था। तो अब लाइट रिस्पॉन्सिव जीन तो एक्टिव हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से क्या हो गया कि अब जब डार्क है तो उस समय फिर ये प्रोसेस नहीं होगा, मतलब कि लाइट रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव नहीं होंगे और HY5 को डिग्रेड करा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये फाइटोक्रोम
क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में, तो जो फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर है वो भी क्या करता है, लाइट रिस्पॉन्सिव जीन को इनहिबिट करके रखता है। जैसा हमने ऑलरेडी अभी प्रीवियस मैकेनिज्म में बताया कि यहाँ पे क्या था कि ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर, अगर फाइटोक्रोम एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये इसी तरीके से बाइंड करके रखता है। ठीक, तो इसी तरीके से यहां भी क्या हो गया कि ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर ने भी लाइट रिस्पॉन्सिव जीन को इनहिबिट करके रखा है। ठीक, अब इसके बाद तो जब ये सब इनहिबिट है, HY5 भी डिग्रेड हो गया, PIF3 के थ्रू ये भी जीन मींस इनहिबिटेड है, तो अब इस क्या होगा कि कोई फोटोमॉर्फोजेनेसिस डार्क में नहीं होगी। अब लाइट में क्या होगा, अब लाइट में क्या होगा, तो लाइट में देखिए क्या हो रहा है कि लाइट में फाइटोक्रोम क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म में आया, PR PFR फॉर्म में आया, और जब ये PFR फॉर्म में आ जाएगा तो ये एक तरीके से काइनेजेस की तरह काम करेगा। तो ये जब PFR फॉर्म इसके अंदर आता है तो ये जो SPA और COP1 का जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हटा देता है। ठीक है, इसको इनएक्टिव कर देता है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव, तो COP1 मींस ये कॉम्प्लेक्स हटता है तो COP1 की एक्टिविटी लॉस होती है, और COP1 लाइट में मूव कर जाता है, कहां पे, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस से बाहर चला गया। जब ये न्यूक्लियस से बाहर चला गया तो अब ये HY5 जो है ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए। तो ये एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव है। जब ये एक्टिव है तो ये क्या कर रहा है, HY5 जीन मींस की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइट रिस्पॉन्सिव जीन पे जाके बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ट्रांसक्रिप्शन होता है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस होने लगता है। तो अब तो ये किसके थ्रू हुआ, PFR के थ्रू। जब फाइटोक्रोम एक्टिव फॉर्म में आया, मतलब कि डे टाइम में जब PR PFR फॉर्म में चेंज हुआ, तो ये जो एक्टिव फॉर्म था इसने क्या किया, इसने ये वाले कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट किया। कैसे, SPA1 इससे अलग हो गया, COP1 की एक्टिविटी लॉस हुई, और COP1 कहां चला गया, एक्सपोर्ट हो गया न्यूक्लियस से बाहर, मींस की साइटोप्लाज्म में चला गया। और इस तरह से फिर ये HY5 फ्री हो गया। HY5 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, पॉजिटिव रेगुलेटर है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, और ये जीन पर बाइंड करेगा HY5 और ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होने लगेगी। दूसरी तरफ जो फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर है वो क्या था कि जैसे ही PFR एक्टिव फॉर्म में आता है तो फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर 3 से बाइंड करता है, और जब ये इससे बाइंड करता है तो क्या होता है कि ये वाला इनहिबिशन खत्म हो जाता है, मींस कि जो जीन को उसने इनहिबिट करके रखा था लाइट रिस्पॉन्सिव जीन को, वो इनहिबिशन खत्म हो जाता है, और इस तरह से फिर लाइट रिस्पॉन्सिव जीन ट्रांसक्रिप्शन करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि डार्क में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे PR फॉर्म है तो ये वाला मैकेनिज्म चलता है, और जब लाइट होती है तो जब एक्टिव फॉर्म में फाइटोक्रोम आते हैं तो जो ये एक्टिव फॉर्म फाइटोक्रोम का ये 2 मॉलिक्यूल को इनहिबिट करता है, एक ये कॉम्प्लेक्स को COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, दूसरा फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर को इनहिबिट करता है। दोनों ही नेगेटिव रेगुलेटर है। जब ये दोनों नेगेटिव रेगुलेटर PFR से इनएक्टिव हो जाते हैं तो लाइट रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो। अब इसके बाद यहां पे हमने इसको शॉर्ट में लिखा है कि क्या हो रहा है कि डार्क के टाइम में फाइटोक्रोम किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। जब इनएक्टिव फॉर्म में तो डार्क में COP1 कहां माइग्रेट करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आता है। डार्क के टाइम में COP1 कहां आता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आता है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि COP1 न्यूक्लियस के अंदर, ये यहां से ऐसे मूव करके न्यूक्लियस के अंदर आया। जब COP1 न्यूक्लियस के अंदर आता है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है SPA1 के साथ, और ये मोर एक्टिव हो जाता है COP1। SPA1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, देखिए SPA1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया और मोर एक्टिव हो गया। जब मोर एक्टिव हो गया तो ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, और HY5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करेगा और HY5 को डिग्रेडेशन करा देगा। जब वो डिग्रेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो मोर फोटोमॉर्फोजेनेसिस, क्योंकि HY5 क्या है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए एक पॉजिटिव रेगुलेटर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, नो फोटो। लेकिन जब लाइट डे टाइम आया तो डे टाइम में लाइट मिलेगी, फाइटोक्रोम किस फॉर्म में आ जाएंगे, PFR फॉर्म में आ जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में आएंगे। जब ये एक्टिव फॉर्म में आएंगे तो ये क्या करते हैं, खुद को ऑटोफॉस्फोराइलेट करते हैं, और खुद को करने के बाद फिर क्या करते हैं कि ये फाइटोक्रोम न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो फाइटोक्रोम आपको हमने यहाँ पे तो बाहर बनाया है, लेकिन एक्चुअली में ये न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आके काम करता है, क्योंकि देखिए यहां भी हमने क्या दिखाया, ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया है, तो न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है, और आने के बाद क्या करता है,
COP1 और SPA1 से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, इनका डिसोसिएशन करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था इसको क्या करवा देता है, डिसोसिएट करा देता है, तो COP1 इनएक्टिव हो जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट कर जाता है न्यूक्लियस से, कहां चला जाता है, साइटोप्लाज्म में, है ना। ये देखिए न्यूक्लियस से क्या चला गया, बाहर चला गया। जब ये बाहर चला गया तो फिर क्या होगा कि HY5 का डिग्रेडेशन नहीं होगा और फोटोमॉर्फोजेनेसिस होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोड ऑफ एक्शन है फाइटोक्रोम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइटोक्रोम की मैकेनिज्म से रिलेटेड। फर्स्ट, फाइटोक्रोम मेडिएटेड कंट्रोल ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फाइटोक्रोम से फोटोमॉर्फोजेनेसिस को मेडिएट किया जा रहा है। इज लिंक्ड टू मैनी अदर जीन फंक्शन। बहुत सारे जीन और भी इंटरेक्ट होते हैं फाइटोक्रोम मेडिएटेड फोटोमॉर्फोजेनेसिस में। फाइटोक्रोम बहुत सारे जीन को एक्टिव करता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फाइटोक्रोम एक्शन। फाइटोक्रोम एक्शन के लिए ये मैकेनिज्म दिए गए हैं, इसको हमें बताना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, फाइटोक्रोम फंक्शन रिक्वायर्स COP1 and E3 ubiquitin ligase that brings about protein degradation। ठीक, तो ये प्रोटीन डिग्रेडेशन कराने में हेल्प करता है। ट्रू है, ठीक है, ट्रू है ये। इसके बाद COP1 is slowly exported from the nucleus to the cytoplasm in the presence of light। COP1 एक्सपोर्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब लाइट प्रेजेंट होती है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? देखिए यहां पे लाइट प्रेजेंस है तो COP1 को क्या करा जा रहा है, न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। कहां एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर, है ना। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। HY5 इज टारगेटेड बाय COP1 फॉर डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। HY5 को इज टारगेटेड बाय COP1 के थ्रू HY5 को टारगेटेड किया जाता है फॉर डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में COP1 क्या HY5 को डिग्रेड कर पाता है? लाइट के प्रेजेंस में तो COP1 खुद ही इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि PFR फॉर्म इसको इनएक्टिव कर देता और ये न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है साइटोप्लाज्म में। तो HY5 को डिग्रेड करने का तो काम करता है, लेकिन डार्क में करता है, ठीक है, नाइट में नहीं करता। तो इसलिए हमारा फॉल्स हो गया। HY5 इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो HY5 तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, B एंड D। ठीक है, A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन, A researcher developed quadrupole mutant that disrupted the function of all phytochrome interacting factor family member. The following hypotheses were proposed regarding the phenotype of the mutant plant when grown in dark. क्या बोला गया कि एक क्वाड्रपोल म्यूटेंट बनाया गया है, मीन्स कि आप ये समझ लीजिए एक स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट है। आप इसको मीन्स की म्यूटेशन बहुत ज्यादा टाइम किया गया है, तो आप ये समझिए कि एक रिसर्चर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट बनाया है। उस म्यूटेंट की वजह से क्या हुआ है कि जो भी PIF3 मीन्स की फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर जो थे उन फैमिली मेंबर्स का फंक्शन डिसरप्ट हो चुका है। ठीक है, द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर प्रपोज्ड रिगार्डिंग द फिनोटाइप ऑफ द म्यूटेंट प्लांट व्हेन ग्रोन इन डार्क। और अगर हम इन प्लांट को डार्क में ग्रो करते हैं तो क्या होगा, ये बताइए। प्लांट वुड शो शॉर्ट हाइपोकोटाइल। ट्रू है, ठीक है, क्योंकि हमने जब हम आपको फाइटोक्रोम का स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस और फोटोमॉर्फोजेनेसिस बता रहे थे, तो हमने फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या बताया था कि वहां पे शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है। अब यहां पे क्या किया गया, यहां पे ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा मीन्स काम किया गया है जिसमें कि ये जो फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3 है ये डिसरप्ट हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिसरप्ट हो गया, ये है ही नहीं। ठीक है, अब अगर ये है नहीं तो डार्क में भी क्या होगा, या डे हो या नाइट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब ये फैक्टर कब काम कर रहा था, नाइट में काम कर रहा था। अभी ये है ही नहीं तो नाइट में भी क्या होगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। ठीक है, क्योंकि ये इनहिबिट करके रख रहा था डार्क में फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। अब ये जीन ही नहीं है, ये फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3 है ही नहीं। अगर ये है नहीं तो प्लांट डार्क में भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो करेगा। ठीक है, प्लांट डार्क में भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस शो करेगा। तो अब क्वेश्चन में यही बोला गया कि एक ऐसा बना दिया गया है क्वाड्रपोल म्यूटेंट जिसमें कि ये बोला गया कि PIF3 क्या हो गया है, PIF3 म्यूटेंट हो गया। जब PIF3 म्यूटेंट हो गया है तो अब
नाइट डे का कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि PIF3 तो नाइट में इसको मींस फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं करने दे रहा था। अब उन्हीं को प्लांट को अगर हम मींस म्यूटेंट को डार्क में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर 3 तो है नहीं। हमेशा क्या होगा कि जो लाइट रिस्पॉन्सिव जीन है वो एक्टिव रहेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, द प्लांट, क्योंकि वहां पे तो फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर को डे टाइम में PFR क्या कर रहा था, PFR इस PIF3 को हटा रहा था। लेकिन अब एक ऐसा म्यूटेंट बना दिया गया जिसमें कि PIF3 है ही नहीं, तो PIF3 है नहीं तो फिर ये PR PFR का भी कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये है नहीं तो ये क्या करेगा कि जो लाइट रिस्पॉन्सिव जीन पे जो रिप्रेस करके रखा था वो रिप्रेशन खत्म है। जब वो रिप्रेशन खत्म है तो हमेशा लाइट रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव रहेंगे, और जब लाइट रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव रहेंगे तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस नाइट में भी होगी। जब नाइट में भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी तो याद करिए कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस में शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है। जब हमने आपको फोटोमॉर्फोजेनेसिस बताया था तो उसके स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में शॉर्ट हाइपोकोटाइल होता है। ठीक, तो ये हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद प्लांट वुड बी इटियोलेटेड। अब प्लांट क्या इटियोलेटेड रहेगा, प्लांट इटियोलेटेड रहेगा। इटियोलेटेड का मतलब होता है कि डार्क ग्रोन सीडलिंग में जो मॉर्फोलॉजी आती है, डार्क ग्रोन सीडलिंग में जो मॉर्फोलॉजी आती है उसको इटियोलेटेड सीडलिंग कहा जाता है। जैसे कि उसका हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो जाना, है ना, या फिर उसकी लीफ पेल कलर की हो जाना, या उसके कॉटिलेडन्स मींस की मतलब एक्सपेंशन ना उनका हो। दूसरी बात कि उनका जो हुक का फॉर्मेशन मेंटेन रहना, तो ये सब चीजें तो होंगी ही नहीं, क्योंकि डार्क ग्रोन सीडलिंग मींस की जो प्लांट है उसमें PIF3 है ही नहीं, जो कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस जिसकी वजह से हो सकती थी वो जीन ही नहीं, तो प्लांट इटियोलेटेड भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा कि प्लांट वुड बी इटियोलेटेड। इटियोलेटेड नहीं रहेगा, उसमें तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो जाएगी, तो इटियोलेटेड तो होगा नहीं। लाइट इंड्यूस जीन वुड बी एक्टिवेटेड। हमेशा लाइट इंड्यूस जीन क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेंगे, तो ये हमारा ट्रू हो गया। द कॉटिलेडन्स वुड बी ओपन, क्योंकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस में एक हमने क्या बताया था, एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस में, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, C and D। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आपने सिग्नलिंग पढ़ी है।